Hello, dear students. Welcome to you all in Study Desire. Today we are going to study about the topic of life process. This is a chapter of biology of class 10th. So, as in the previous video, we were studying about the nutrition. हम हमारे प्रीवियस वीडियो में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे. सो न्यूट्रिशन के बारे में हमने देखा था कि इट इज़ लाइक डिवाइडेड इनटू टू मोड्स. सो हमें बोल सकते हैं यहाँ पे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर. फर्स्ट हम बोलेंगे यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो ये हम हमारे प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में देख चुके हैं. इसका हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था. क्या होता है? प्लांट्स. और ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं. सो हम यहाँ लिखेंगे दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. देयर ओन फूड. और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. अब हम दूसरा इसका जो टाइप है वो देखेंगे. ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं. आज हम देखने वाले हैं इसका दूसरा टाइप जो कि है हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो बेसिकली इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर उनके न्यूट्रिशन के लिए. सो हम यहाँ पे कॉमन एग्जाम्पल लिख सकते हैं. बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिख सकते हैं ह्यूमन. इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि दूसरे कोई एनिमल्स हो गए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए. अब ये क्या करते हैं कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो ये डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे. सो हम यहाँ पे लिखेंगे दे कैन नॉट प्रिपेयर their own food. Their own food and thus depend on other organism. Depends on other organism for its nutrition. अपने न्यूट्रिशन के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं. ठीक है. सो हमने यहाँ पे क्या देखा? हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फिर से दो टाइप्स होते हैं. सो हम यहाँ पे बात कर लेंगे इसके टाइप्स की. सो बेसिकली द टाइप ऑफ हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर द टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो इसके दो टाइप्स होते हैं. पहला टाइप हो जाता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. सेप्रोफाइटिक हम बोल सकते हैं इसको या फिर सेप्रोट्रॉफिक भी बोल सकते हैं. सो हम यहाँ पे लिख लेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर सेप्रोफाइटिक. सो बेसिकली यहाँ पे जो ये सैप्रो का मतलब क्या होता है? इट मीन्स रॉटन. सो इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं. ठीक है. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इट रेफर टू द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन और इट इज न्यूट्रिशन okay in which the organism derive their nutrients from in which the organism derive its nutrient from dead and decaying organic matter. From dead and
डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ये अपना खाना कहाँ से डिराइव कर रहे हैं, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से है। सो डेड एंड डिकेइंग क्या होता है, रॉटन होता है बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं दे बेसिकली दे फीड ऑन रॉटन लीव्स और रॉटन ब्रेड और डेड एनिमल्स और हाउस होल्ड वेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। और हम इसके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, सो बेसिकली इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो हम बोल सकते हैं फंजाई, ठीक है। अब ये फंजाई क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। सो द एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइट्स आर मेनी फंजाई लाइक ईस्ट, मशरूम एंड बैक्टीरिया ऑल्सो, ठीक है। सो फंजाई हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया। सो ये फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। इज इट क्लियर टिल नाउ? अब हम देखते हैं हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सेकेंड टाइप, ठीक है। और इसका सेकेंड टाइप होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे हम पैरासाइट मतलब क्या हो गया, वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म पर रह रहे हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म, या फिर ये वायरस हो सकता है, दैट लिव इन एन इंटीमेट एसोसिएशन विद द अदर ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम विच डिराइव इट्स न्यूट्रिएंट्स बेसिकली। सो हम यहाँ बोलेंगे इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच type of nutrition in which, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म डिराइव करता है इसका न्यूट्रिशन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, इन विच द ऑर्गेनिज्म, और अब ये जो ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है वो क्या हो जाता है, पैरासाइट हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म डिराइव their nutrients from their nutrients from other living organism, from other living organism, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, जो कि कस्कुटा प्लांट है, जिसके बारे में हमने सबने सुना हुआ है। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे बोलेंगे कस्कुटा प्लांट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अमरबेल, ठीक है। अब ये जो कस्कुटा प्लांट होता है ना, ये होस्ट प्लांट के ऊपर ग्रो करता है या फिर होस्ट ट्री के ऊपर ग्रो कर रहा है, और ये क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन उस होस्ट ट्री से डिराइव करता है, एंड बिकॉज ऑफ विच द होस्ट plant slowly and gradually becomes weak, and finally it may be the plant may die, okay। अब इसमें कुछ सेवरल फंजाई बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, और कुछ एनिमल्स भी, छोटे स्मॉल एनिमल जैसे प्लाज्मोडियम भी हो सकते हैं। अभी जब प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम बेसिकली ये भी पैरासाइट होता है जो कि कॉज करता है मलेरिया, मलेरिया। तो ये प्लाज्मोडियम क्या है, ये पैरासाइट है, ठीक है। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, एस्केरिस जो कि राउंड वॉर्म होता है, ठीक है, टीनिया जो कि टेप वर्म है, फैसियोला जो कि लिवर फ्लूइड है। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन में। सो अभी तक हमने क्या देखा, न्यूट्रिशन के बारे में जो हम पढ़ रहे थे। तो हमने न्यूट्रिशन में देखा इट इज ऑफ टू टाइप, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हीटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में। अब हम दूसरा जो टाइप है न्यूट्रिशन का वो है हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें हमने देखा कि वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए। इसमें हमने देखा कि ये जो हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड है, या फिर इसके हम दो पार्ट्स नहीं कह सकते, सॉरी, इसके दो टाइप्स हैं, जो कि होता है सैप्रोफाइटिक या फिर सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है।
जो सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है उसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पे, और दूसरा टाइप है पैरासिटिक न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए। अब अगर हम इसी में बात करते हैं तो जो न्यूट्रिशन है बेसिकली, अगर हम किसी भी जनरल बात कर रहे हैं दैट हाउ ह्यूमंस कैन टेक न्यूट्रिशन, ठीक है। सो बेसिकली ह्यूमंस या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड इनटेक करता है या फिर न्यूट्रिशन लेने के 5 स्टेप्स हैं। सो ये 5 स्टेप्स क्या हैं? इंजेशन, इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है डाइजेशन, तीसरा आता है एसिमिलेशन, और लास्ट आता है हमारा इजेशन, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, और अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं जो ह्यूमंस हैं, जो कि ह्यूमंस इनटेक करते हैं फूड का, ठीक है। सो बेसिकली ये हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का थर्ड टाइप है जो कि होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये कौन सा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप हो गया हमारा सैप्रोफिटिक, दूसरा पैरासिटिक, और तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं ह्यूमंस, दैट मीन्स ह्यूमंस या फिर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि फूड इनटेक करते हैं और उनकी बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है, उससे हम कहते हैं holozoic nutrition. So basically the simple molecules, the organism take up the complex molecule inside their body, finally digest it and convert it into simpler one inside their body, and that is the third type, that is holozoic mode of nutrition. So हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? जो heterotrophic nutrition है, heterotrophic न्यूट्रिशन। सो ये कितने टाइप्स के हैं? पहला हो गया सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा पैरासिटिक, और तीसरा हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो हमने सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया, अब हम समझेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। सो यहाँ पे हम यही इसीलिए हम डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमंस के अंदर जो न्यूट्रिशन का इनटेक कैसे होता है। सो बेसिकली इसके 5 स्टेप्स होते हैं जो कि अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगर हम पहले बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिट, जो होलोजोइक एनिमल्स होते हैं ना, ठीक है, ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? हर्बीवोर्स, वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ प्लांट कंज्यूम करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कार्निवोर्स, वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ फ्लैश कंज्यूम करते हैं। और फाइनली तीसरा होता है ओमनीवोर्स, जो कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स और फ्लैश दोनों ही कंज्यूम करते हैं। अब आते हैं हम न्यूट्रिशन पर, हाउ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन हायर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं हाउ द न्यूट्रिशन हेल्प्स टेक्स प्लेस इन द ह्यूमंस। सो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ये जो 5 स्टेप्स हैं ये उन सभी ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है जिनमें कि जो फूड का डाइजेशन है बॉडी के अंदर होता है।
तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन को पढ़ने के पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो बेसिकली अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसके अंदर भी अमीबा के अंदर भी जो फूड है वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। हियर वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, दिस शोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह से अमीबा के अंदर फूड का डाइजेशन होता है। बेसिकली अमीबा क्या होता है कि एक्वेटिक प्रोटोजोआ एनिमल है जो कि रहता है फ्रेश वाटर के बॉटम पे। ठीक है, अब ये कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि नॉर्मली हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। और हम कह सकते हैं इट नॉर्मली अकर्स इन वाटर विच इज अ लॉट ऑफ वेजिटेशन एक्चुअली। ओके, और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड बैक्टीरिया ऑल्सो। सो ये जो एनिमल है इसका कोई फिक्स्ड माउथ नहीं होता है। ठीक है, सो इट फीड्स ऑन द माइक्रोस्कोपिक एनिमल ऑल्सो। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक, जैसा कि हमने अभी देखा था। और इसमें जो प्रोसेस होती है ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज फैगोसाइटोसिस। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सा होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इज होलोजोइक। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है ना फूड को ऑब्टेन करने की, इसको अमीबा के अंदर इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग food is called phagocytosis। अब इसमें जो न्यूट्रिशन बेसिकली इन्वॉल्व होता है 5 टाइप्स में। ठीक है, सो जैसा कि हमने ह्यूमंस पे देखा था वही सारे स्टेप्स इनमें भी होते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे द न्यूट्रिशन। ठीक है, इनमें कैसा न्यूट्रिशन इन्वॉल्व होता है, बेसिकली इनमें जो न्यूट्रिशन इन्वॉल्व होता है वो 5 टाइप्स के होते हैं। इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 5 स्टेप्स कह सकते हैं हम। क्या होंगे वो, स्टेप्स होंगे। ठीक है, अब हम पहला स्टेप डिस्कस करते हैं जो कि हमने पहले भी देखा था, वो है इंजेशन। सो बेसिकली इंजेशन अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें, सो इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स टेकिंग अप ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। सो टेकिंग अप ऑफ फूड। अब जो अमीबा होता है ना, इसका शेप जैसा हम जानते हैं, इसका शेप कैसा होता है, इस टाइप में इरेगुलर शेप होता है। ठीक है, सो अमीबा एनगल्फ करता है माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल बाय फॉर्मिंग अ सूडोपोडिया अराउंड इट। सो ये क्या करता है, जैसे ही ये किसी फूड के कांटेक्ट में आता है ना, सो ये अपने आर्म्स को, सपोज हम यह बना रहे हैं, ठीक है, ये अपने आर्म्स को इस तरह से बढ़ाने की कोशिश करता है। सपोज यहाँ पे फूड पार्टिकल है, सो इस तरह से अपने सूडोपोडिया फॉल्स फीट फॉर्म कर रहा है। और फाइनली क्या करता है ये, सपोज यहाँ पे ये हुआ है और ये इस टाइप में फूड को अंदर लेने की कोशिश करता है। ये फूड है तो इस टाइप में जो ये क्या है, यहाँ पे फॉल्स फीट हो गए या फिर सूडोपोडिया हो गए। अभी जो सूडोपोडिया होता है ना, टेम्प्रोरी प्रोसेस होता है जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में और फूड कैप्चर करने के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे ये क्या हो गया, सूडोपोडिया है या फिर फॉल्स फीट फॉर्म कर रहे हैं जिससे कि ये फूड को इनटेक कर सके। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ओके, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इंजेशन इज ऑल्सो नोन एज द फैगोसाइटोसिस। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो फूड सपोज ये इस तरह से अंदर आ गया, बॉडी के अंदर आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब फाइनली क्या होगा कि ये इस तरह से
बेसिकली अमीबा के अब ये फूड अंदर आ चुका है, और ये किसके अंदर है, ये फूड वैक्यूल के अंदर है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बना करके बता देती हूँ। ये हम क्या बोल सकते हैं, ये यहाँ पे बना, और इस तरह से यहाँ पे अमीबा ने एक फूड वैक्यूल फॉर्म कर लिया जिसके अंदर फूड है ये। सो ये क्या हो गया, फूड वैक्यूल, और इसके अंदर ये फूड पार्टिकल है। सो अब फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, इस वैक्यूल के अंदर। सो अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे, जो कि होता है डाइजेशन। अब डाइजेशन हो रहा है फूड का कहाँ, बॉडी के अंदर, इसीलिए हम कह रहे हैं इस सेल के अंदर, इसीलिए ये टाइप कौन सा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड है, सो नाउ दिस फूड वैक्यूल विल रिलीज द डाइजेस्टिव जूसेस। सो नाउ विल राइट फूड वैक्यूल रिलीज डाइजेस्टिव जूस, और ये जूस हेल्प करते हैं, हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड विच इज प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, फूड का डाइजेशन हो रहा है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं द फूड इज लाइक एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू द सॉल्युबल फॉर्म, ओके, इनसाइड द फूड वैक्यूल with the help of the digestive enzymes which are present in the digestive juice, and it is present in the cytoplasm, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन। सो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ है, जो फूड इनटेक हुआ है अमीबा के अंदर, वो फूड क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया है, किसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है हमारा एसिमिलेशन। अब ये जो एसिमिलेशन प्रोसेस है, स्टेप है, इसमें क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट्स हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, एंड दे कैन इजीली डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म and they pass through the membrane of these food vacuole। अब क्या हो रहा है, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है, और अब वो जो डाइजेस्ट हुआ है वो सॉल्युबल फॉर्म में है, और जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड है टू जनरेट एनर्जी, ठीक है। सो अब वो क्या होगा, दैट विल मूव फ्रॉम दिस फूड वैक्यूल एंड एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड देन इट इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल। So here we can write digested food is utilized by the cell to release energy। और ये जो एनर्जी है फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या फिर अमीबा को हेल्प करेगी फॉर वेरियस अदर फंक्शंस। गेटिंग? सो यहाँ पे हमने देख लिया एसिमिलेशन तक। सो बेसिकली एसिमिलेशन क्या हो गया हमारा, थर्ड स्टेप हो गया। वैसे इसके जो बाद में हम कह सकते हैं एक और स्टेप आती है जो कि होती है एब्जॉर्प्शन की स्टेप, ठीक है। डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन की स्टेप आती है जो कि हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट स्टेप को यहाँ पे मेंशन कर देंगे एज अ फोर्थ स्टेप। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे एब्जॉर्प्शन। सो बेसिकली क्या हो रहा है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है बाय द सेल। सो डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय सेल। और उसके बाद में फोर्थ स्टेप में एसिमिलेशन, जिसमें कि जो डाइजेस्ट फूड है वो यूटिलाइज हो रहा है फॉर रिलीजिंग एनर्जी। और अब आते हैं हम लास्ट स्टेप पर, जो कि हमारा फिफ्थ स्टेप, जिसे हम बोलेंगे इजेशन। इजेशन मतलब क्या हुआ, अब फूड वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन हो गया, फूड हैज बीन डाइजेस्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल। नाउ द अनडाइजेस्टेड फूड is thrown out of the body,
और इसी प्रोसेस को बोलते हैं या फिर हम बोलेंगे एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड द इजेशन. सो अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन out of the body or the elimination of the undigested food is called the egestion. So इस तरीके से हमने देखा कि अमीबा के अंदर किस तरह से, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा के अंदर किस तरह से फूड का डाइजेशन होता है. और फाइनली जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है सेल से और इट इज़ यूटिलाइज टू रिलीज एनर्जी, ताकि वो एनर्जी जो अमीबा है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इट कैन यूटिलाइज टू जनरेट एनर्जी. ओके, और वो एनर्जी फिर यूज हो सके पर्टिकुलर अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट विल रिलीज आउटसाइड द बॉडी. सो यहाँ पे अभी हमने देख लिया न्यूट्रिशन इन अमीबा. अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. सो लेट अस डिस्कस ओवर हियर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. सो अब हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से जो ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है. सो जो ह्यूमंस हैं दे आर हीट्रोट्रॉफ, ठीक है, और क्या होते हैं, ओमनीवोर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. And they obtain their food from a plant or animal, okay, or from their product, and like they show the holozoic mode of nutrition. Now the essential component of the human diet are water, carbohydrate, fats, protein, vitamin, minerals, etc. Now the nutrition or the digestion inside the human body, okay, it takes place through by a particular type of system, and that is the human digestive system. वो क्या होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है. नाउ दिस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. हम पहला बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिनको एक्सेसरी ग्लैंड्स भी कहा जाता है. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है, या फिर उसके जो एसोसिएटेड जो साथ में जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, उस दोनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हम वन बाय वन देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल और फिर हम देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल. सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है. सो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ और इट एंड्स टिल एनस. सो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, और कहाँ पे खत्म होता है, एनस पे. सो बेसिकली क्या होता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो एक लॉन्ग ट्यूब है जिसकी जो कि मसल्स का बना हुआ, बेसिकली इसके मस्कुलर वॉल्स हैं. सो इट इज अ लॉन्ग ट्यूब या फिर लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब हम बोल सकते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब. अब जैसा कि हमने बात किया ये स्टार्ट होता है माउथ से और कहाँ खत्म होता है, एनस पे. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू द एनस. इट extends from mouth to anus, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सपोज ये क्या है हमारा, ये माउथ.
तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल यहीं से स्टार्ट होता है, माउथ से, जो माउथ के अंदर फूड लेते हैं हम, ठीक है। अब माउथ के अंदर जैसे ही फूड लिया, उसको जिसे हम च्यू करते हैं, so after chewing it forms a bolus, and finally now this bolus it will move down through this esophagus, which is the food pipe. Finally it leads to the stomach over here, that is actually C shaped. कैसा होता है वो? सी शेप्ड का होता है ये। सो हम यहाँ पे इसको अच्छे से, एक मिनट, हम फिर से इसको बनाने की अच्छे से कोशिश करते हैं। ईसोफेगस से जो फूड पास हो रहा है, यस, नाउ इट विल एंटर इनटू दिस स्टमक। अब स्टमक के नीचे यहाँ पर डिओडेनम होता है, विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और फाइनली फिर ये कैसा होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, बहुत ही कॉइल्ड होता है, इस टाइप में बहुत कॉइल्ड होता है, ठीक है। और फाइनली इट एंड्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन ओवर हियर। ये क्या हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। सो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। और फाइनली इट लीड्स टू द, यहाँ पे रेक्टम, और फाइनली दिस ओपनिंग इज नोन एज द एनस। सो दिस इज द माउथ। अब ये क्या हो गया, एसोफेगस। This is stomach, this is the small intestine, this is large intestine. तो अब हम बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, हम देख रहे हैं, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ एंड इट एंड्स टिल द एनस, दिस इज द ओपनिंग। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सो द ऑर्गन्स which are involved in the digestive system are organs involved, या फिर organs of the alimentary canal। क्या हो जाएगा, सबसे पहला होगा माउथ, जो कि अभी हमने देखा माउथ। माउथ के आगे क्या होता है, बक्कल कैविटी, जो कि हम इसको बोलते हैं ओरल कैविटी, जिसके अंदर फूड को हम च्यू करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले फूड को हम रखते हैं। इसके बाद आता है फेरिंक्स। नेक्स्ट इज द फोर्थ वन इज द एसोफेगस, विच इज अ फूड पाइप। देन फिफ्थ वन इज द स्टमक। फूड पाइप के बाद में क्या आ रहा है, स्टमक। इसके बाद में सिक्स आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और फाइनली फिर हम लिख सकते हैं लास्ट, जो कि सेवेंथ है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम वन बाय वन एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो पहला हम देखेंगे यहाँ पे माउथ। सो माउथ के बारे में हम यह बोल सकते हैं कि ये क्या है, अपर पार्ट। कहाँ पे होता है, ये अपर पार्ट है, लेकिन ठीक है, और ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे कि फूड एंटर करता है, ठीक है। इट इज गार्डेड बाय टू सॉफ्ट मूवेबल लिप्स एंड ऑल्सो ओपन इनटू अ चैम्बर, जिसे हम कैविटी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है बक्कल कैविटी। It is a large space bounded, or we can say it is a cavity, okay, when which leads to the pharynx actually. So now inside this buccal cavity only jaws are found, and also the upper jaw and the lower jaw are found, okay, and both the jaws have teeth. So here we can write jaws are found। और जॉ कितने कौन कौन से हैं, अपर जॉ एंड
लोअर जॉज। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे जॉ बोलेंगे, अपर जॉ और एक लोअर जॉ। अब इन अपर जॉ और लोअर जॉ में क्या आते हैं, टीथ्स होते हैं। ठीक है, विच इज प्रोवाइडेड विद द टीथ, एंड ईच जॉ हैज 2 पेयर ऑफ इंसिजर्स। यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से टीथ होते हैं, 2, या फिर इसको हम सिंपल वर्ड नंबर में ही लिखेंगे। ईच जॉ हैज, ईच jaw has 2 incisors, ठीक है, 1 pair of canine, या फिर हम 2 incisors नहीं बोलेंगे यहाँ पे, एक्चुअली हम अगर हम अपर और लोअर जॉ की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बोलेंगे 2 pair of incisors, 2 pair of incisors। उसके बाद में आता है हमारा 1 pair of canine, 1 pair of canines। फिर आता है हमारा 2 pair of premolar, 2 pair of, या फिर 2 pairs of premolars। ठीक है, और फाइनली आता है 3 pairs of molars, 3 pairs of molars। सो हमने जैसे बात करा, ईच जॉ में टोटल 16 टीथ होते हैं। तो इसको अगर हम देखेंगे, ईच जॉ में कितने टीथ आ रहे हैं, टोटल 16। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ह्यूमन एडल्ट में जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं। अब बेसिकली जो इंसाइजर्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, एंड लाइक दे आर यूज फॉर कटिंग और ग्राइंडिंग। ठीक है, अब अगला आता है जो कि कैनाइन होते हैं। सो बेसिकली कैनाइन कैसे होते हैं, थोड़े शार्प होते हैं और वो टियरिंग के काम में आते हैं। और फाइनली जो प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं कि ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। So like these teeth cut the food into small pieces and chew them to make the bolus actually। So हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो डेंटल फॉर्मूला होता है, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, वो क्या होता है, जो इंसाइजर्स है वो 2/2, जो कैनाइन है वो 1/1, ये अपर जॉ नो लोअर जॉ, अपर जॉ लोअर जॉ। ठीक है, जो प्री मोलर है वो कितने होते हैं, 2/2, और जो मोलर होते हैं वो 3/3। सो इस तरह से जो फॉर्मूला होता है 2 1 2 3/2 1 2 3। सो यहाँ पे हमने देखा किस तरह से जो टीथ का अरेंजमेंट होता है माउथ में। अभी जो बकल कैविटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। अब बेसिकली जो हमने बात किया था ना, जो हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट्री कैनाल और साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, तो उसका पहला है सलाइवरी ग्लैंड। Now these salivary glands are located at different location inside our buccal cavity। तो अभी जो सलाइवरी ग्लैंड है ये 3 टाइप्स के होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड glands, basically they lie on the side of the face। दूसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, sublingual glands, and it lie under the front part of the tongue। और फाइनली तीसरा जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी gland, and it lie at the angle of the lower jaw। So basically what the salivary gland do, these glands they secrete saliva through their duct। So here we can write salivary gland secretes the saliva, या फिर हम लिख सकते हैं saliva is
secreted by salivary glands. Salivary glands. अब अगर हम बात करते हैं सलाइवा के बारे में, तो सलाइवा ये कंटेन करता है, सलाइवा कंटेन digestive enzymes. Digestive enzymes. सलाइवा कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसे हम बोलते हैं पाइक्टीन. ठीक है. अब बेसिकली ये हेल्प करता है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, और डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, या फिर डाइजेस्ट करता है स्टार्च को. अब इसके बाद में जो बकल कैविटी है, उसके बाद में तीसरा आता है, वो है हमारा फैरिंक्स. सो बेसिक फैरिंक्स क्या होता है? फैरिंक्स इट इज अ फनल शेप्ड वर्टिकल कैनाल होता है, एंड इट एक्चुअली सर्व्स अ वे फॉर द फूड, ताकि फूड वहां से पास हो सके, फ्रॉम द बकल कैविटी टू द एसोफेगस. सो ये क्या होता है? फनल shaped canal. Okay, and it like helps to passing of the food from buccal cavity to esophagus, ताकि फूड जो एसोफेगस में पास हो. अब नेक्स्ट आते हैं हम एसोफेगस के ऊपर. एसोफेगस, अब पर्टिकुलर जो एसोफेगस होता है ना, ये कैसा होता है? लॉन्ग ट्यूब्स होता है, मस्कुलर मसल्स का बना हुआ होता है. जो वॉल ऑफ एसोफेगस होते हैं ना, वो हाईली मस्कुलर होती हैं, एंड बेसिकली इट एग्जिबिट पैरास्टैटिक मूवमेंट. तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? ये मस्क्यूलर लॉन्ग ट्यूब, एंड इट एग्जिबिट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि जो एसोफेगस जो मस्कुलर पाइप होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, जिसके कारण जो फूड है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करता है, और फाइनली फूड कहाँ पहुंचता है? स्टमक में. फाइनली फूड कहाँ पहुंचता है? स्टमक में. So basically stomach is a C-shaped muscular sac, and it is present at the left side of the abdomen. Now like stomach, food gets digest inside this. So हम यहाँ लिख सकते हैं food get digest inside stomach, as most of the digestive juices are secreted from the inner lining of the stomach. Getting everyone? Now it also store the food. Okay, and like partial digestion of food takes place inside the stomach. So here partial digestion of food takes place inside स्टमक. स्टमक के अंदर फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है, और साथ ही साथ में स्टमक का जो पीएच लेवल होता है ना, वो क्या होता है? लो होता है. सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टमक में पर्टिकुलर एसिड पाया जाता है, जो कि कौन सा एसिड होता है? HCl. एंड इट मेक्स द पीएच, या फिर जो हम स्टमक बोल सकते हैं, ठीक है, उसको एसिडिक बना देता है. नाउ व्हाई इज इट सो? सो बेसिकली जो स्टमक के अंदर पर्टिकुलरली जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होते हैं. ओके, सो बेसिकली प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि पेप्सिन होता है, इट एक्चुअली एक्ट इन द एसिडिक मीडियम ओनली.
So like it is HCl and lowers the pH of the stomach, lowers the pH of stomach. अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लो पीएच पर ही जो पेप्सिन है वो एक्टिवेट होता है. सो पेप्सिन एक्टिवेट एट लो पीएच, और जब पेप्सिन एक्टिवेट होता है इट डाइजेस्ट प्रोटीन्स. इसीलिए पीएच का जो स्टमक का पीएच होता है वो कैसा होता है? लो होता है. और साथ ही साथ में हम बोल सकते हैं कि जो पीएच स्टमक का पीएच लो है तो वो और किस काम में और क्या हेल्प कर सकता है? इट एक्चुअली हेल्प्स टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एक्सीडेंटली एंटर आवर बॉडी. सो लाइक दिस इज वेरी हेल्पफुल. Now finally coming to the next over here, and that is sixth one, small intestine. So basically small intestine होता है ना, it is the longest part of the alimentary canal. Okay, final digestion takes place in the small intestine. Final digestion takes place here. Takes place here. फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. सो बेसिकली जो फैट्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज डन हियर. दैट मीन्स फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, लार्ज globules, they are converted into the small globules. स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ये कन्वर्ट होते हैं. अब फाइनली जब ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गए तो फिर ये क्या हो जाते हैं? ये फाइनली डाइजेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब फाइनली एंटर करता है जो फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है. ठीक है. अब जो फाइनली डाइजेशन हो गया, कहाँ तक हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स हैं ये जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी. ठीक है. अब आते हैं हम, लास्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन. सो बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना उसमें से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है. सो रीएब्जॉर्प्शन of water from undigested food takes place. तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? फूड का डाइजेशन नहीं होता है. सिर्फ यहाँ पे क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है. और फाइनली जो लास्ट है वो है एनस. दैट मीन्स थ्रू द एनस फूड इज बिन थ्रोन, अनडाइजेस्टेड फूड इज बिन थ्रोन आउटसाइड द बॉडी. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनस, अनडाइजेस्टेड food is excreted out. So यहाँ तक हमने आज के इस सेशन में हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ा. अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.